जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ये शिफ्ट होने वाला है हमारा 2 सितंबर 2022 का। ठीक है, एकदम ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, या आने वाले आरपीएफ, रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, जितने भी इसमें आपके साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ जिस एग्जाम में भी साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन आपके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो टॉपिक आएगा हम कुछ भी इसमें छोड़ने वाले नहीं है, सबको एकदम खंगाल के चलते रहेंगे, लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्रारूपी अनुपात क्या था। जीन प्रारूपी अनुपात पूछा है, मतलब जीनोटाइप पूछा है। आइए समझते हैं दोस्तों मेंडल के प्रयोग के बारे में। मेंडल के प्रयोग, ये वो भी F1 पीढ़ी के लिए। ठीक है, देखिए मेंडल ने क्या किया था कि 2 पौधे लिए थे, एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बौना। शुद्ध बौना, ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा, इसको बोलते हैं शुद्ध बौना। अब इन दोनों में क्रॉस कराया, क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराया तो हमें क्या मिला, टी और टी। इसको बोला गया ये लंबा तो है, ये लंबे की श्रेणी में है, लंबा है लेकिन ये शुद्ध नहीं, ये अशुद्ध है। ठीक है, आइए समझते हैं। यहां लिख देते हैं देखिए दोस्तों, ये है टी और ये है टी। यहाँ लिख देते हैं स्मॉल टी और यहाँ लिख देते हैं स्मॉल टी। इन दोनों में क्रॉस कराइए, इन दोनों में क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, टी और टी मिलेगा। इसमें क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा और टी मिलेगा। इसमें और इसमें क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, टी मिलेगा और टी मिलेगा। फिर इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, टी और टी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। देखिए अब इनको, ये जो है ये शुद्ध लंबा है, ये क्या है, शुद्ध है और लंबा है। और इसी तरह से देखिए ये क्या है, शुद्ध है लेकिन ये क्या होगा, ये छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ये क्या होगा, शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें लंबा और छोटा दोनों का गुण है। ये क्या होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, लेकिन ये क्या होगा, लंबा होगा। क्या होगा, अशुद्ध और लंबा होगा। ये भी क्या होगा, अशुद्ध होगा लेकिन ये क्या होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, आइए समझते हैं ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जो जीनोटाइप, जीन प्रारूपी अनुपात। जीनोटाइप क्या होता है, जीन प्रारूपी अनुपात। जीन प्रारूपी अनुपात, तो जीन प्रारूपी अनुपात कितना है इनका, देखिए ये 1 है, शुद्ध लंबा है 1, ये शुद्ध क्या है, छोटा है, ये भी 1 है, लेकिन बीच में ये क्या है, अशुद्ध लंबा है। ये क्या है, अशुद्ध लंबा है। 1 संबंध है, 2 संबंध है 1। ये हो गया हमारा जीनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप जो समलक्षण अनुपात होता है, ये क्या होता है, समलक्षण प्रारूपी अनुपात होता है। लक्षण प्रारूपी अनुपात जो होता है, देखिए इसमें लंबा कितना है और छोटा कितना है। इसका मतलब हुआ, फिनोटाइप का मतलब हुआ कि लक्षण प्रारूपी अनुपात एक तरह का जो लक्षण है, छोटा है बड़ा है, कितने बड़े और कितने छोटे, समझिए कितने बड़े हैं इसमें, 1 2 3, 1 2 3, 3 बड़े हैं, बड़े ले लीजिए। कितने छोटे हैं, 1 छोटा है, 1 ले लीजिए। ये 3 संबंध 1 के अनुपात में हो जाएगा। यानी जीनोटाइप अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा,
3 संबंध 1, और फिनोटाइप पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1 संबंध 2 संबंध 1। अब आइए, ये है F1 पीढ़ी के लिए, किसके लिए है, ये F1 पीढ़ी के लिए है। ठीक है, आइए समझते हैं ऑप्शन में प्रश्न में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेंडल में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित किए थे तो जीन प्रारूपीय अनुपात क्या था। जीन प्रारूपीय अनुपात मतलब जीनोटाइप। जीनोटाइप कितना है हमारा 1 संबंध 2 संबंध 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीढ़ी के लिए किया था, F2 पीढ़ी के लिए और F3 के लिए। ठीक है, मटर के पौधों पर किया था। किस पर किया था, मटर के पौधों पर। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है। मानव गाल की कोशिकाएं और प्याज के छिलके की कोशिकाएं। कोशिका के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो यह है कोशिका के बारे में। कोशिका कोशिका को क्या बोलते हैं, साइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, साइट। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी। क्या होता है, साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक है ना। ये पूछ रहा है मानव गाल और प्याज का छिलका, प्याज का छिलका, तो इसमें क्या अंतर होगा। डेफिनेटली देखिए, ये प्लांट है, ये पौधा है, और ये क्या है, ये जंतु है। इसमें एक अंतर होता है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति मानव में नहीं होती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, आइए समझते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। ठीक है, ये प्लांट में सेल वाल होता है और एनिमल्स में सेल वाल नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कहता है कि प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति, हाँ ये कोशिका भित्ति की उपस्थिति है प्याज के छिलके की कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति क्या होती है इसमें, सेल वाल जिसको बोलते हैं, सेल वाल क्या होता है इसमें, प्रेजेंट होता है। ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे पढ़िए, गाल की कोशिकाओं में लवक की उपस्थिति। लवक जो होता है प्लास्टिड होता है। क्या होता है, प्लास्टिड लवक होता है। प्लास्टिड लवक जो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक होता है, वर्णित लवक होता है और अवर्णित लवक होता है। ठीक है, देखिए प्लास्टिड बोलते हैं, ये गाल के छिलके की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति ये होते हैं। ठीक है, मानव गाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति। अब गाल की कोशिकाओं में कह रहे हैं तो कोशिका भित्ति तो इसमें होगा नहीं। गाल की कोशिकाओं में, प्याज के छिलके की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, प्याज की छिलका में ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा ए। अब देखिए, जो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। इसकी सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी किसकी बनी होती है, ये फास्फोलिपिड की। किसकी, फास्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब ये फास्फोरस की इसमें मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें मुख्य अंतर क्या है, कोशिका भित्ति मानव में नहीं होती है सेल वाल, और इसमें प्याज के छिलके में क्या होगी, ये होगी। किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की, और इसमें फास्फोलिपिड की। ठीक है दोस्तों, चलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। कोशिका को क्या बोला जाता है, साइट बोला जाता है। स्टडी ऑफ सेल बोलते हैं इसको, साइटोलॉजी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसको बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। ये बनता कैसे है, देखिए ये है जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O डाइहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण होके ये क्या होता है, CaSO4.12H2O प्लस, बताइए 2 में से आधा निकल गया तो कितना बचा, 1.5 बचा, 1:1/2 ना, H2O। अब इसको क्या लिख सकते हैं,
2 एकम में 2 और 1 3/2, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 3/2। दिक्कत देखिए, ये है जिप्सम, ये किसका सूत्र है, जिप्सम का है, इसका है जिप्सम का, जिप्सम। और जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण होकर किसका निर्माण होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, अब इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट, इसको बोला जाता है हेमी, आधा को क्या बोलते हैं हेमी, क्या बोला जाता है हेमी हाइड्रेट, क्या बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और POP बोलते हैं, जिप्सम को क्या बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, 2 है तो डाई बोला जाता है, और ये आधा है तो इसको क्या बोलते हैं हेमी बोला जाता है। जल के कितने अणु हैं, आधे हैं तो क्या बोलेंगे इसको हेमी, ठीक है। और इसमें कितने हैं, 2 है तो क्या बोलेंगे इसको डाई, ठीक है। एक रहता है मोनो, आधा रहता है तो हेमी, एक रहता है तो मोनो, 2 रहता है तो डाई, 3 रहता है तो ट्राई, 4 रहता है तो टेट्रा, ठीक है, 5 रहता है तो पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेका, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब समझिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, POP का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मूर्ति बनाने में, खिलौना इत्यादि बनाने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, हड्डी जब टूट जाती है, टूटी हड्डियों का प्लास्टर करने में किया जाता है। हड्डी जो टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं, इनको इसमें प्लास्टर करने में किया जाता है। वायु रोधन के रूप में भी वायु रोधन में सिलों के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शन को। ऑप्शन हमारा है कि कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, कांच, साबुन और कागज के विनिर्माण में, इसमें POP का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें ये प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए लगाए जाने वाले प्लास्टर में, टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए प्लास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना बनाने में, खिलौने और सजावटी सामान, बाजार में आप जितने मूर्ति देखते हैं, छोटा मूर्तियाँ देखते हैं, वो सब POP की बनी रहती हैं, ठीक है। तो मूर्ति बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे सामान खिलौने बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। वायु रोधन, अगला ऑप्शन है वायु रोधन की आवश्यकता वाली रसायन विज्ञान शालाओं में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। सिलों के निर्माण में किया जाता है इसका प्रयोग, तो ठीक है। इसमें कौन सा है कि जो नहीं किया जाता है, तो कांच, साबुन और क्या कागज के विनिर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साबुन आया तो साबुन जो होता है ये पॉमिटेट होता है, साबुन वाले टॉपिक में हम बताएंगे। देखिए साबुन क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का पॉमिटेट, स्टीयरेट और ओलिएट, मतलब सोडियम पॉमिटेट, सोडियम स्टीयरेट और सोडियम ओलिएट, पोटेशियम पॉमिटेट, पोटेशियम ओलिएट और पोटेशियम स्टीयरेट होता है, ठीक है। कौन नहाने वाला साबुन होता है और कौन कपड़ा धोने वाला साबुन होता है, ये साबुनीकरण वाले टॉपिक में हम आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तांबे से अभिक्रियाशील नहीं है। देखिए Ag सिल्वर है, Zn जिंक है, Fe आयरन है और Pb लेड सीसा, ठीक है। आइए समझते हैं अभिक्रियाशील तत्व कौन है ज़्यादा। एक होती है अभिक्रियाशीलता श्रेणी यानी सक्रियता श्रेणी, और सक्रियता श्रेणी में जो तत्व सबसे ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सक्रिय होते हैं, बहुत ही अभिक्रियाशील होते हैं, और जो तत्व नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, कम अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाले तत्व जो होता है अपने से नीचे वाले तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, ठीक। आइए समझते हैं सक्रियता श्रेणी को। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो होता है
पोटेशियम होता है। कौन? इसमें सबसे सक्रिय होता है, ऊपर वाले जो तत्व होते हैं ये सबसे अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं ना, सबसे अभिक्रियाशील तत्व है, सबसे अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, मतलब एकदम रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक ना, ये मोस्ट रिएक्टिव है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है? पोटेशियम है। पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये कार्बन। कार्बन के नीचे जिंक आता है, इसको आयरन बोलते हैं, इसको इस तरह टिन बोलते हैं, इसको लेड बोलते हैं, हाइड्रोजन इसको बोलते हैं, कापर इसको बोलते हैं, सिल्वर इसको बोलते हैं, गोल्ड और इसको बोलते हैं प्लेटिनम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है? प्लेटिनम है। और सबसे अधिक रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आप दोस्तों इतना याद रखिए, बस आप इतना याद रखिए, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये अधिकांश पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो भी ऊपर वाले तत्व हैं वो अपने से नीचे वाले तत्व क्या कर देते, तत्व से विस्थापित कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, इसको इससे रिएक्शन कराएं तो ये क्या करेगा, इसमें से इस विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, FeSO4, और इधर कॉपर आ जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर इधर अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों विस्थापित कर दिया? क्योंकि जो कॉपर है, जो ये आयरन है, ये कॉपर के कंपेयर में क्या है? मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर के कंपेयर में क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए कॉपर कहाँ है? कॉपर ये है हमारा, और आयरन कहाँ है? ऊपर है। तो ऊपर वाले नीचे वाले से विस्थापित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये हमारा विस्थापन कर देता है। समझ में आ गया? आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो ऑप्शन तांबे से अधिक सक्रिय नहीं है, अभिक्रियाशील नहीं है। कौन नहीं है तांबे से? ऑप्शन कहता है कि Ag है, कॉपर के नीचे है, कम है ना, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, और क्या? जिंक है, बिल्कुल जिंक है, जिंक होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि आयरन और लेड। देखिए आयरन भी है कॉपर से ऊपर, और लेड भी है, ये तीनों हैं, ये भी है, आयरन भी है और ये जिंक भी है। ये क्या है? Ag नहीं है, मतलब सिल्वर कॉपर से मोस्ट ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 15 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। क्या है? 10 ओम, 15 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम, ये 3 प्रतिरोध हैं। इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसमें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो पूछ रहा है कि समांतर क्रम में इन संयोजन का प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो समांतर क्रम में संयोजन का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? समांतर क्रम में होता है 1/R, R1, 1/R2 और 1/R3 प्लस डॉट डॉट, जितने रहेंगे इनके समांतर क्रम में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 3 ही है, तीनों को जोड़ दीजिए। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2 और इसको मान लीजिए R3, जोड़ दीजिए। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/10, 15 और 1/30। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 3 और 15 दूनी का 30 और 30 से कम है 30। 3, 2, 5 और 1 कितना? 6। 6/30 मतलब ये कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। उल्टा कर दीजिए। R इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ जाएगा? R इक्वल टू कितना आ गया? 5 ओम। इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 5 ओम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा अंगुलियों के बीच कितना कोण होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए बोल रहा है। आइए समझते हैं। 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से पूछ दिया एक ही चैप्टर से। देखिए
फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ का नियम क्या होता है? ये आपका बायां हाथ है और ये मध्यमा है और ये तर्जनी है और ये अंगूठा। इन तीनों को इस तरह से फैलाएं कि तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हों। जैसे हम बता सकते हैं इस तरह से, जो मार्कर है एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, ठीक है ना। तीनों मार्कर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। इस प्रकार फैलाएं तीनों को एक दूसरे के लंबवत। लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पे हो तीनों। 90 देखिए, इसके बीच में एंगल जो बन रहा है 90 डिग्री, इसके बीच में भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री और इसके बीच में भी एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री। तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। मतलब ये इस प्रकार से अब देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो ये उंगली होती है चालक पर लगने वाले बल को बताती है। किसको बताती है? चालक पर लगने वाले बल को। ये वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये वाली चालक में बहने वाली धारा को। ये किसको? बल को। और ये किसको? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये किसको बताती है? चालक में बहने वाली धारा को बताती है। तो इसमें पूछा है कि तीनों के बीच कितना अंगूठे और मध्यमा के बीच कितने डिग्री का कोण होता है। तो कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के अनुसार, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। आज यहीं रखते हैं। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।